हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सेशन ऑफ फर्म से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखे थे एंड दैट इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन दैट। तो सर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो एलएलपी और नॉन एलएलपी क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को सेम एंटिटी कैसे माना जाता है, टैक्स डिफरेंट टैक्स एंटिटीज कैसे माना जाता है, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप क्या डिफाइन किया गया है। और जो आज हमको स्टार्ट करना है, अच्छा हाँ, लास्ट जाते जाते मैंने ये बताया था सेक्शन 184, सेक्शन 184 मैंने साफ साफ कहा था, जाते जाते मैं रुका था, मैंने कहा था सेक्शन 184 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एलएलपी। याद आया? अच्छा, और सेक्शन 184 में मैंने बोला था कि अगर ये कंडीशंस मीट आउट हो जाती हैं तो फर्म विल बी असेस्ड एज फर्म, फर्म विल बी असेस्ड एज फर्म एज सच। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, पहली कंडीशन बताई थी देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, मींस पार्टनरशिप मस्ट बी एविडेंस थ्रू इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी रिटन ऑन दैट। एंड तीसरा कि सर्टिफाइड कॉपी इन केस ऑफ फर्स्ट असेसमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप डीड मस्ट बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। दैट्स इट। और इन सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोग फॉर्म को एज सच कंसीडर करते हैं। अच्छा, आज हम उस सेक्शन 184 के आगे चलते हैं और उन कंसेप्ट को किनारे रखते हुए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इन केस ऑफ फर्म। हाउ टू कंप्यूट, लास्ट क्लास में ये भी मैंने बोला था देयर आर ओनली 4 हेड्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ फर्म, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। लेकिन आज हम लोग पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, टोटल इनकम ना, टोटल इनकम पीजीबीपी में आप हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन ऐड कर दोगे, दैट विल बी योर टोटल इनकम। बट राइट नाउ टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके सर, जब भी आप बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी की तो जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, अच्छा सर एक बात और बताते जाइए, ये क्या एलएलपी को इंक्लूड करते हुए आप बता रहे हैं या एलएलपी के लिए कोई अलग प्रोविजंस है? ना मेरे लाल, एलएलपी के लिए कोई अलग से प्रोविजंस नहीं है, द सेम प्रोविजन विल अप्लाई ओवर देयर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर भी हमारा यही सिस्टम चलेगा जो हम लोग नॉन लिमिटेड या नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में देखेंगे, यानी हम दोनों तरह के पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं। सर आखिर क्या है पीजीबीपी? हम लोगों ने पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर पढ़ा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी बेटा, उसमें एक सेक्शन था सेक्शन 40B जो आपने देखा होगा। प्रॉब्लम कुछ है नहीं, सेम, लेकिन प्रॉब्लम केवल एक जगह है। सर आप एक बार कहते हैं प्रॉब्लम नहीं, एक बार कहते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कहां? हम लोग जब इंटरेस्ट टू पार्टनर्स देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, जब रिमनरेशन टू पार्टनर्स देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसके लिए लिमिट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सीलिंग्स बनाई गई है। आप जितना मर्जी इंटरेस्ट टू पार्टनर दे दो। सर मैं समझा नहीं, थोड़ा क्लियर करिए। चलो, मेसर्स एक्स वाई जेड, इसके 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, इस फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 2 मिनट के लिए, सपोज करते हैं 1 लाख, और इसने इन तीनों को हिस्सा बांट दिया, 33,333, 33,333, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3।
क्या सही है? क्या ये सही है? बोलो हां या ना। ये गलत है। हम अकाउंट्स नहीं कर रहे, हम टैक्स पे हैं। सबसे पहले माइंड चेंज करो। दिस इज द रॉन्ग मैनर टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है मेरे लाल, इस पर टैक्स कौन देगा? फर्म या पार्टनर? इस पर टैक्स कौन देगा? फर्म या पार्टनर? सर बट ऑब्वियस है, सेपरेट टैक्स एंटिटी है। आपने लास्ट क्लास में बताया था, तो टैक्स इसी को देना पड़ेगा 30% के हिसाब से, प्लस एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो 1 लाख पर टैक्स दिलवा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख पर टैक्स दिलवा दीजिए। अगर हम 1 लाख पर टैक्स दे देते हैं, सपोज करो 30,000, मैं कुछ और नहीं बोल रहा, 30,000, जो 70,000 बचेगा, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा, ये तो मटेगा। हाँ, 23,333, 23,333 और 23,333। This amount of rest of the profit will be distributed amongst the partners. That is okay now. अब ये अगर प्रॉफिट बंट गया पार्टनर्स में, तो क्या अब ये भी टैक्स देंगे क्या? भाई 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 30,000 रुपए का फर्म ने टैक्स दे दिया, 70,000 जो बचा वो तीनों में बांट दिया गया। अब इन पर टैक्स कौन देगा? These three individual persons are the recipient of the profit. Whether they are charged to tax on these amount of profit from the firm? नहीं सर, नहीं, क्योंकि इन पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। दोबारा इन पर टैक्स नहीं लगेगा, दोबारा इन पर टैक्स नहीं लगेगा, और इनके हाथ में ये चीज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पार्टनर्स के हाथ में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म विल बी एग्जेम्प्ट। पार्टनर्स के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म विल बी एग्जेम्प्टेड वन। अच्छा सर एक बात बताइए, कभी कभी फर्म केवल प्रॉफिट नहीं बांटती, हम लोगों ने तो ये भी सुना है कि फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देती है, फर्म अपने पार्टनर्स को रिमनरेशन का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, वॉट एवर द नेम इज। तो सर उनका भी ट्रीटमेंट बताइए। बेटा वही बताना है, बेसिक पर्पस ये है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गया ना, कि जो भी प्रॉफिट बचता है फर्म के हाथ में, उन पर फर्म टैक्स दे देती है, उन पर फर्म टैक्स पेमेंट कर देती है, और आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स the amount of profit distributed amongst the partners, and partners are not required at all to pay the amount of tax once again on the same amount of profit which has already taxed. डबल टैक्सेशन नहीं होगा सेम अमाउंट पर। तो in the hands of the recipient, in the hands of the partners, of the share of the profit from the firm is very much exempt under section 10. ओके, तो सर इन दोनों के बारे में बताइए। देखते हैं, एक फर्म है जिसने प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन टू पार्टनर्स लिया, रिमनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, इसने कमाया 5 लाख और इसने अपने पार्टनर्स को दिया रिमनरेशन। अब चाहे आप उसका नाम सैलरी रखें, चाहे उसका नाम बोनस रखें, चाहे उसका नाम कमीशन एक्सेट्रा, और हो सकता है इंटरेस्ट दिया गया हो पार्टनर्स को। ओके सर, 2 लाख रुपए का रिमनरेशन और 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया जा सकता है पार्टनर्स को। 3 पार्टनर्स हैं XYZ,
Rest of the amount of profit is over here net profit after remuneration. अब बेटा ढंग से सुनना, इस रिमनरेशन पर फर्म टैक्स पे करेगी 30% के रेट से, और 30% रेट से टैक्स पे करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसको फर्म तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देगी, और पार्टनर्स के हाथ में जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। अभी मैंने डिस्कशन किया, लेकिन प्रॉब्लम अब प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट की नहीं है, प्रॉब्लम अब इसकी नहीं है, बिकॉज इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म. The main problem regarding is remuneration to partners and interest to partners. Whether both of these two amounts are allowed in the hands of the firm. अगर ये दोनों खर्चे फर्म के हाथ में अलाउड हो जाते हैं एज अ डिडक्शन, तो इसका मतलब फर्म टैक्स देने से बच गई, और अगर फर्म टैक्स देने से बच गई तो रिसिपिएंट कौन है? पार्टनर्स, और अगर पार्टनर्स रिसिपिएंट हैं तो पार्टनर्स को तो टैक्स देना बनता है। यानी अगर फर्म के हाथ में डिडक्टेबल है तो पार्टनर्स विल चार्ज टैक्स, और अगर फर्म के हाथ में डिडक्टेबल नहीं हो पाया, डिसअलाउ हो गया, तो जितना बेटा डिसअलाउ हो गया वो तो फर्म टैक्स पेमेंट कर देगी, पार्टनर्स के हाथ में जाएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जितना फर्म के हाथ में डिडक्टेबल होगा उतना तो बेटा टैक्स लगाओगे इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। अगर मैंने किसी पार्टनर को सैलरी दी, मेरी फर्म है, मैंने अपनी फर्म से पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को मैंने बोनस दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, सर ये सैलरी देंगे पार्टनर को तो सैलरी हेड में, बोनस कमीशन और इंटरेस्ट देंगे अदर सोर्सेज में। बेटा दिमाग से निकाल दो, ये सारे के सारे अमाउंट जो एक पार्टनर अपने पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे ऑफ करती है, चाहे उसका नाम सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, सारे के सारे अमाउंट पार्टनर्स के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, यानी कि पार्टनर्स के हाथ में ये सारे अमाउंट पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। अगर ये पार्टनर्स को नहीं दिए जाते तो कहां टैक्सेबल होते? इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। किस हेड में? पीजीबीपी। अब जब फर्म दे रही है तो भी पार्टनर्स के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, भूल से भी इसको कहीं अदर सोर्सेज या सैलरी हेड में ना ले जाना। सेक्शन 28 का चार्जिंग सेक्शन रेफर कर लें आप, उसमें साफ साफ इस चीज को क्लियरली बताया गया है इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द पीजीबीपी। ओके, तो सर कितना अलाउड होगा, क्या इसके बारे में कोई प्रोविजन है? बेटा आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितना अलाउड होगा और कितना अलाउड नहीं होगा। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 36 जो क्लियरली बोलता है इंटरेस्ट टू पार्टनर इज अलाउड। ओके, एक सेक्शन और देखते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स इज अलाउड। सैलरी टू पार्टनर इज अलाउड, इंटरेस्ट टू पार्टनर इज अलाउड, ये दोनों अलाउड है सेक्शन 36 एंड 37 दोनों में। लेकिन एक सेक्शन एक ऐसा है जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो क्लियरली रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म जितना चाहे उतना पार्टनर्स को रिमनरेशन और इंटरेस्ट दे देगी, पॉसिबल नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जितना चाहे इंटरेस्ट दे दे, इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल एट ऑल। एक पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को जितना रिमनरेशन दे दे, सैलरी, बोनस, कमीशन, इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। There are some restrictions and the restrictions are imposed under section 40 subsection B. सेक्शन 40B में ऐसे restrictions को impose किया गया है।
सेक्शन 40B में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को बताया गया है कि इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना अलाउड होगा, और जितना अलाउड होगा ना वो 36 में अलाउड होगा। सैलरी टू पार्टनर्स कितना अलाउड होगा, दैट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 40B, एंड व्हाट द अमाउंट इज अलाउएबल इज वेरी मच डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37। ध्यान देना, सेक्शन 37 में जितना अमाउंट डिडक्टेबल होता है ना उतना ही होगा जितना सेक्शन 40B ने हाँ किया होगा। सेक्शन 36 में इंटरेस्ट उतना ही डिडक्टेबल होगा जितना सेक्शन 40B ने यस किया होगा। अब क्लियर है? तो हमें तो सर सेक्शन 40B बता दीजिए, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा, सेक्शन 40B ये दो चीजों के बारे में बताएगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर और रिमनरेशन टू पार्टनर। अच्छा, एक चीज और, एक डाउट और मैं दूर कर दूं, अगर फर्म का बिजनेस, अगर फर्म का बिजनेस किसी पार्टनर के बिजनेस किसी पार्टनर के प्लेस में चल रहा है और उस पार्टनर ने फर्म से कहा देखो भाई हम 4 पार्टनर हैं, घर मेरा है, तुम लोग बिजनेस मेरे घर से करते हो, मुझे मेरा किराया दो। अगर तुम मुझे किराया नहीं दोगे निकलो और चलो कहीं बाहर लेते हैं हम लोग एक प्रीमाइसेस और उसमें हम लोग बिजनेस चलाएंगे और वहां पर हम लोग किराया पे करेंगे, उसके बाद सब खुश। फर्म ने कहा ना, ये घर अच्छा है, तुमको जितना किराया चाहिए ये लो। अब पार्टनरशिप फर्म ने उस पार्टनर को उसकी प्रीमाइसेस यूज करने के अगेंस्ट में रेंट का पेमेंट किया, क्या वो रेंट इस रिमनरेशन में शामिल होगा? क्या वो रेंट इस रिमनरेशन में शामिल होगा? ना, वो रेंट इस रिमनरेशन में शामिल नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट टू पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जब भी इंटरेस्ट देगी, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे सकती है। कोई भी फर्म अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट देगी वो अथराइज्ड बाय डीड होना चाहिए, अथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अच्छा, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन यानी अथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड होगा तो हम अलाउ करने की बात करेंगे, अगर अथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। सर अगर डीड साइलेंट हो, साइलेंट का मतलब चुप हो, अगर डीड साइलेंट हो तो क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो ना तो हम मान लेंगे कि अथराइज नहीं किया गया, कि अथराइज्ड नहीं किया गया और वहां पर इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, मस्ट बी अथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप आज हो रही है, पार्टनरशिप आज हो रही है और डीड आज बन रही है। फर्म 6 महीने पहले से तैयार है, हम लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, द पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये। आप जिस दिन डीड बना रहे हो उस दिन या उसके बाद का इंटरेस्ट होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर आप इंटरेस्ट को अलाउड नहीं कर सकते। डीड की डेट के पहले का इंटरेस्ट नहीं अलाउड होगा, मस्ट बी फॉल आफ्टर द डेट ऑफ डीड। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑफ आफ्टर, ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ डीड। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम। याद रखना वर्ड मैंने बोला मैक्सिमम
rate of interest which is allowed under the Income Tax Act is 12%. Maximum rate of interest is 12% per annum. सर, आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? बेटा, हम यहां सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. सोचो ना कितना सिंपल है. सिंपल इंटरेस्ट की बात करें. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. ओके, ये चारों चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. ये चारों चीजें इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के केस में दिमाग में रहनी चाहिए. अच्छा, कभी कभी कुछ केसेस हो सकते हैं. कौन से केसेस? ये x है, ये y है, ये z है. हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. इसकी लिख भले यहां रहे हैं तो इधर ही की बात लिख रहे हैं, ध्यान देना. हम x, y और z की बात करते हैं. x चला गया विदेश, और विदेश जाते समय इसने मिस्टर P को, अपना मिस्टर R को रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर बनाकर चला गया, और जाते जाते ये बोला कि भाई मैं जा तो रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट ले लेना. और मैंने फर्म को बोल दिया है, बाकी पार्टनर्स को इस मामले की जानकारी दे दी है दैट आई एम गोइंग आउटसाइड एंड आई एम नॉट कैपेबल टू बी हियर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एंड आई हैव गिवन इंटीमेशन टू द अदर पार्टनर टू गिव इट टू यू, टू मिस्टर आर. और वो चला गया. व्हाट हैपन एक्चुअली कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट बांटना शुरू किया. वाई के अपने हाथ में गया, सेक्शन 40B लगेगा. जेड के अपने हाथ में गया, सेक्शन 40B लगेगा. मिस्टर आर, हु इज नॉट एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द फर्म, whether section 40B attracts or not here in this case. और मेरा जवाब होगा हाँ, सेक्शन 40B अट्रैक्ट होगा. मेरा ही नहीं, आपकी भी अंतरात्मा बोलती होगी सर सर आप कैसी बात करते हो, नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? मिस्टर आर इज नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन, बट ही इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट in its representative capacity of a partner. Representative capacity में ये amount of interest ले रहा है. He is not getting the amount of interest in its individual capacity. ये अपनी individual capacity में interest नहीं ले रहा. हम नहीं बोल सकते कि मिस्टर आर रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट. हम बोलेंगे मिस्टर एक्स ने रिसीव किया इंटरेस्ट. हाँ, एक्स के बिहाफ पर मिस्टर आर को दिया गया. ओके, तो यहां पर सेक्शन 40B के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे. सर समझ में आ गया. फिर बात करते हैं. मिस्टर एक्स है, हुआ क्या, एक HUF है जिसने फर्म को लोन दे रखा है और फर्म इसको इंटरेस्ट देती है. यहां मिस्टर P है जो फर्म को लोन दे चुका है और फर्म उसको इंटरेस्ट पे करती है. फर्म मिस्टर P जा रहा था बाहर, और मिस्टर P मिस्टर X को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और उसने जाते जाते फर्म को बोला कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी डेट इंटरेस्ट की आएगी, मैं तो रहूंगा नहीं. एक काम करना, मेरा इंटरेस्ट x को दे देना. ओहो, मेरा इंटरेस्ट x को दे देना. अब x को दो इंटरेस्ट मिलेंगे. पहला इंटरेस्ट टू पार्टनर की कैपेसिटी वाला इंटरेस्ट, y को भी और z को. लेकिन x को एक और इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिस्टर P के बिहाफ पर फर्म x को देगी. मिस्टर P के बिहाफ पर मिस्टर x को इंटरेस्ट दिया जाएगा. प्रॉब्लम ये आई, जो इंटरेस्ट इसको अपनी कैपेसिटी में मिल रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, सर उसमें तो कोई बट इफ नहीं है, दैट विल फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40B. बट व्हाट अबाउट दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच ही रिसीव्स
not in its own individual capacity as a partner, not capacity of the partner, but he is getting the amount of interest on behalf of any other person. Representative capacity mein he is getting the amount of interest. Then what will happen? Whether section 40B will attract or not? आपका जवाब होगा सर कैसी बात करते हो, हम ऐसे कैसे बोल दें कि ये इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट एक्स को मिल रहा है वो तो पी जब वापस आएगा उसको दे देगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मिस्टर एक्स इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? तो सर वहां 40B कैसे लगेगा? मिस्टर एक्स को जो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है वो सेक्शन 40B में लगेगा। लेकिन अगर मिस्टर एक्स किसी दूसरे के बिहाफ पर कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म से, उसको तो बेटा वापस करना पड़ेगा और उसको सेक्शन 40B में नहीं लाएंगे। दैट्स इट सर, मालूम। और बेटा इन्हीं चीजों को एक्सप्लेनेशंस में बताया गया है, क्लियर कर दिया गया है। चल जरा देखते हैं हम लोग क्या है हमारे असाइनमेंट में इंटरेस्ट टू पार्टनर्स को लेकर। Section 36 deduction of interest to partners, Section 37 deduction of remuneration to partners, salary, bonus, commission, etc., 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 but not rent, but except rent. Section 40B deduction of above interest and remuneration is allowed subject to the condition prescribed by Section 40B. बता दिया। Interest on loan, अब हम Section 40B देखने जा रहे हैं। Interest must be authorized by the partnership deed and payment must be related to a period after the partnership deed. If deed authorizes, then interest shall be allowed to the minimum of the following. मैंने maximum limit बता दी 12%. Actual amount of interest 12% and partnership deed का interest rate, जो तीनों में सबसे कम होगा, that is an allowable expenditure as interest to partners. मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया 5000, एक्चुअल अमाउंट जो इंटरेस्ट दिया जाता है एक्चुअल 12% के हिसाब से आ रहा है 6000 और डीड के हिसाब से आ रहा है 4000। तो डीड के हिसाब से दे दो ना 4000, डीड से ज्यादा नहीं दे सकते आप। डीड बोलता है 7000, एक्चुअल देते हो आप 5000 और 12% के हिसाब से आता है 6000। 5000 एक्चुअल गया, 6000 12% के हिसाब से और डीड बोलती है 8000। तो जब गया ही 5000 है तो बात खत्म हो गई ना। डीड तो ज्यादा बोलता है लेकिन एक्चुअल में कितना गया 5, बात खत्म। 12% के हिसाब से आता है 5000, डीड के हिसाब से आता है 6000, एक्चुअल चला गया 7000। तो सर 5000 जाएगा ना, डीड जो 12% है उससे ऊपर तो हम दे ही नहीं सकते। तो 12% डीड जितना बोले और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तीनों में जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डीड जो बोले और 12%, विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट टू पार्टनर अलाउड नहीं होगा। तो बात का मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम रेट, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड 12%, कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 12% इन एनी केस। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स, इफ डीड इज साइलेंट बता दिया, देन इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टैक्सेबल, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, मैं फर्म हूं, मुझे मेरे पार्टनर्स ने, हमारे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के हाथ में आया, फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा ना। हाँ सर, अगर पार्टनर से फर्म को कुछ भी मिलेगा तो फर्म की इनकम है, उसको आप टैक्स लगाओ इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। और पार्टनर्स को छूट मत देना, मत देना सर जी, मत देना, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है। अगर पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देते हैं तो वो ड्राइंग पर्सनल नेचर का होता है, उसका इंटरेस्ट पार्टनर्स के हाथ में डिसअलाउड होगा और फर्म के हाथ में चूंकि इनकम है तो वो टैक्सेबल होगा। ओके, थर्ड, अलाउड टू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बता दिया। एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी भी बताया कैपेसिटी वाला, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर पर्सन, देन interest paid by firm to such individual otherwise than as a partner। अगर कोई फर्म किसी इंडिविजुअल को कोई इंटरेस्ट देती है अदरवाइज देन एज अ पार्टनर कैपेसिटी, इसको पार्टनर की कैपेसिटी से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, अदर कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नहीं आएगा 40B में। बताया तो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है इसकी कैपेसिटी में,
अपनी कैपेसिटी पार्टनर्स की हैसियत से नहीं मिल रहा, तो वो सेक्शन 40B में नहीं आएगा सीलिंग में। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल एज पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल, अगर कोई फर्म किसी इंडिविजुअल को पार्टनर्स की कैपेसिटी में इंटरेस्ट दे रही है, फर्म ने पी को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट इसलिए दिया क्योंकि एक्स बोल कर गया था पी को मेरा इंटरेस्ट ले लेना, तो अब पी को जो इंटरेस्ट दिया गया वो पार्टनर की कैपेसिटी में दिया गया है, तो आएगा सेक्शन 40B में। ठीक है। Explanation 2. If the interest is received by an individual who is a partner in a firm on behalf and for the benefit of any other person, not operate. बता दिया क्या, ये खत्म हो गया हम लोग का। अब आते हैं इंटरेस्ट के बाद रिमनरेशन टू पार्टनर। सर बस इंटरेस्ट में इतना ही, बस 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 बेटा इतना ही, रिमनरेशन की बात करते हैं। ये रिमनरेशन टू पार्टनर्स क्या है? क्या उस रिमनरेशन में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता? क्या उस रिमनरेशन में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता? मैंने आते ही बताया कि जब हम बात करेंगे सेक्शन 40B की, तो उसने रिमनरेशन और इंटरेस्ट को दो अलग अलग चीजें मानी है। इंटरेस्ट इज क्वाइट डिफर फ्रॉम द रिमनरेशन। रिमनरेशन डजंट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके सर, यानी रिमनरेशन में हम लोग इंटरेस्ट कभी शामिल नहीं करेंगे। अगर मैं जब भी रिमनरेशन बोलूं तो इसका मतलब ये कि उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो सर रिमनरेशन के बारे में भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है? हाँ बेटा, सारा करना धरना हम लोग को केवल रिमनरेशन में ही है। क्या है रिमनरेशन में? ऐसा क्या है? अगर हम रिमनरेशन टू पार्टनर की बात करें, पहली चीज ये वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों था, ये केवल और केवल वर्किंग पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए। अलाउड ओनली इन केस ऑफ, ओनली इफ इट इज गिवन टू वर्किंग पार्टनर। यानी नॉन वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर को अगर आप कोई रिमनरेशन देते हैं, नॉन वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर को अगर आपने कोई रिमनरेशन दिया तो डिसअलाउड होगा। इंटरेस्ट डिसअलाउड नहीं होगा, रिमनरेशन। यानी अगर फर्म ने अपने पार्टनर को जो नॉन वर्किंग है उसको कोई रिमनरेशन दिया, एज एन एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एट ऑल। सेक्शन 37 में वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा, यानी फर्म को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, सो सिंपल। यानी अलाउड ओनली इफ इट इज गिवन टू अ वर्किंग पार्टनर। दूसरा, पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड होना चाहिए। सेम है, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। सेम वही है, पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ले आएंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में आती हैं। और आई थिंक कि ये सारी चीजें सीए फाइनल, सीएमए फाइनल और सीएस फाइनल के बच्चों को जाननी चाहिए। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर हैं, नॉर्मल चीजों पर हैं, एग्जामिनेशन अप्रोच यूज करते हैं। मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रिमनरेशन देगी, तब तो अलाउड होगा। और सीधी सी बात ये समझना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डीड आज बन रही है तो आज या आज के बाद का रिमनरेशन अलाउड होगा। इट शुड नॉट रिलेट टू दैट पीरियड इन विच द डीड वाज नॉट इफेक्टिव। ये उस पीरियड से बिलोंग नहीं करना चाहिए जब वो डीड नहीं थी या डीड इफेक्टिव नहीं थी। ओके, must be of after the date of deed, on or after the date of deed। ओके सर, यानी ये तीन कंडीशन तो हमें लगता है नॉर्मल। वर्किंग पार्टनर्स को होना चाहिए, अथराइज्ड बाय डीड होना चाहिए, और आफ्टर द डे, ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ डीड इफेक्टिव होना चाहिए। सर अगर
कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में, तो क्या पार्टनर्स को हम वर्किंग मानेंगे या नॉन वर्किंग मानेंगे? बेटा जब तक कुछ ना लिखा हो तो कॉमन सेंस की बात है कि हम उसको वर्किंग पार्टनर मानेंगे। ओके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑल पार्टनर्स शैल बी ट्रीटेड एज वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल। सर ये भी तो बता दो कि वर्किंग पार्टनर होता क्या? वर्किंग पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज एक्टिवली एंगेज्ड इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द फर्म ऑफ विच ही इज अ पार्टनर। ऐसा कोई भी बंदा एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स को डील करता है, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस अफेयर्स को डील करता है। एक आदमी जो पार्टनर बन गया केवल प्रॉफिट्स के लिए अपने घर में बैठा रहता है, ही इज नॉट एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो है जो डे टू डे रूटीन बिजनेस में एंटरफेयर करता है और उसमें अपने डिसीजंस लगाता है, वो अपना काम करता है, एक्टिवली इंगेज्ड रहता है, ही इज टू बी नोन एज एक्टिव पार्टनर। ओके, डिडक्शन। अब अगर बात आती है डिडक्शन की, तो सर यहां लिमिट्स क्या हैं? तो कहा गया लीस्ट ऑफ फॉलोइंग is allowed as deduction. Computation under section 40B। ओ यानी सर अभी तक आपने कॉम्प्यूटेशन नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं ना, अभी तो बताऊंगा। और एक्चुअल अमाउंट, मैं फिर से बोलता हूं, रेंट टू पार्टनर्स की बात नहीं हो रही और रिमनरेशन में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। इज इट क्लियर नाउ? इन दोनों में जो कम होगा वो अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। इन दोनों में जो कम होगा वो अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। तो सर आप हमें ये बताकर टॉपिक को खत्म क्यों नहीं करते? बेटा बात हो गए, टॉपिक को खत्म कर देते। ceiling on remuneration to partner under section 40B, under section 40B। first, compute सर ये बुक प्रॉफिट एक नया वर्ड आ गया। आप तो आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीजें लाद रहे हैं, मैं नहीं लाद रहा। अब क्या करें बेटा? बुक प्रॉफिट क्या है पहले ये कैलकुलेट कर लो। आपके हाथ में जैसे ही बुक प्रॉफिट आया समझ लो सारी टेंशन खत्म। आपके हाथ में जैसे ही बुक प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया आपकी टेंशन खत्म। फर्स्ट, rupees 3 lakh of book profit, तो remuneration allowed rupees 1,50,000 और 90% of book profit, whichever is higher। सर बात नहीं समझ में आई। आपने बोला कि जितना बुक प्रॉफिट होगा उसका पहला 3 लाख यहां रखो और उस 3 लाख का 90% या 1.5 लाख जो दोनों में अधिक हो ले लो। आप कभी कभी मजाक करते हैं, अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 90% 270 होगा ना सर।
क्या बात करते हैं, 270 या 1.5 लाख, हमेशा 90% अधिक आएगा। ऐसे कैसे बोलते हो बेटा, ऐसे मुन्ना कैसे बोल दिया। मान लो बुक प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 90% कितना होगा, 180 या फिर 150, जो दोनों में अधिक हो। सर अच्छा समझ गए सर, अब मत बोलिए, आगे मत बोलिए। 1 लाख, अगर बुक प्रॉफिट केवल 1 लाख हो, सारा बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के बाद 1 लाख हाथ में बचे, तो 1 लाख का 90% 90,000 या 1,50,000। अब बोलो बेटा क्या आ गया, 1,50,000। सर अब ना आगे मत बढ़िए ना सर, 40,000 अगर बुक प्रॉफिट, केवल 40,000 का बुक प्रॉफिट आया हो तो 36,000 या 1.5 लाख। सर अब बस बहुत हुआ, अब इससे नीचे मत जाइएगा। -1 लाख। सर बता दीजिए, माइनस का केस है सर, बता दीजिए क्या लॉस के केस में अगर कोई फर्म लॉस अर्न करती है, अर्न किया क्या लॉस, अगर किसी फर्म के पास लॉस आ जाता है तो क्या फर्म अपने पार्टनर्स को रिमनरेशन देगी। सर बात समझ में नहीं आई, रिमनरेशन देगी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को उस कंडीशन में जब फर्म को लॉस हुआ हो। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल 2015, मई, ऐसे करते करते मार्च 2016। ये सारा कैलकुलेशन अलाउड और डिसअलाउड तो हम साल के अंत में करते हैं, आफ्टर हैविंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। टिल नाउ वी डिडंट सी दैट हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट, विल सी इट लेटर। हम इसको बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले ये तो समझ लेते हैं कि ये है क्या माजरा। लॉस के केस में आप रिमनरेशन की बात करते हैं। अप्रैल 2015 हम पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इस उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में लॉस होगा। हम पार्टनर्स इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में लॉस। सर कैसी बात कर रहे हो, स्टॉप करिए, फ्यूचर में लॉस होगा, अरे आप तो ये सोचकर चलेंगे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। मान गए, मेरे घर में 2 बच्चे, मेरी बाकी फैमिली इंतजार करती है कि पापा आएंगे, बेटा आएगा, कुछ कमा करके लाएगा, हम लोग को खिलाएगा पिलाएगा। घर का खर्चा बिजनेस में कर रहा हूं तो उसी से चलेगा ना, कि बिजनेस में किसी और चीज के लिए कर रहा हूं, घर का खर्चा कहीं और से लाऊंगा। अरे ये कैसे पॉसिबल है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं घर का खर्चा उसी से चलेगा ना। हाँ सर आपने तो बात बिल्कुल कही, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो घर वालों को मैं कहूंगा खाओ पियो मत। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खाना पीना मना है, गुनाह है, टैक्स देना पहले जरूरी है, पहले खाना पीना बंद करो। अरे ऐसे कैसे सर, घर वालों को तो खाना पीना देना पड़े। तो बेटा मैंने वही तो बोला, मुझे रिमनरेशन चाहिए। अगर मैं इस बिजनेस पर काम नहीं करता तो मैं कहीं नौकरी करता, 10,000 15,000 20,000 कुछ ना कुछ मुझे सैलरी मिलती। अगर मैं इस बिजनेस से उठा रहा हूं तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं, अपने घर का डेली रूटीन का खर्चा मीट आउट करना है मुझे। और अगर मुझे वो घर का खर्चा मीट आउट करना है बेटा, तो बिजनेस को चाहे फायदा हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उससे मुझे फिलहाल घर के खर्च चलाने के लिए कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू गेट द रिमनरेशन सो दैट माय रूटीन नेचर एक्सपेंसेस कैन बी मीट आउट नॉर्मली। हाँ सर अब समझ में आया कि बुक प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो रिमनरेशन मिलेगा। बिजनेस में हो सकता है लॉस दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कैश अवेलेबल हो, उसका उससे कोई लेना देना फिलहाल 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 नहीं है। अच्छा, अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 में मैंने रिमनरेशन निकाला, रिमनरेशन निकाला, रिमनरेशन निकाला, रिमनरेशन, वो तो साल के अंत में पता चला दैट देयर इज अ लॉस, या बीच में पता चला कि फर्म लॉस में चल रही है, तो क्या घर का खाना पीना खर्च करना बंद कर दें? नहीं सर आप निकालें। तो इसीलिए कहा गया लॉस के केस में भी पार्टनर्स को रिमनरेशन मिलना चाहिए। तो अगर लॉस है तो माइनस में तो नहीं जाएगा, whichever is higher, तो 1,50,000। even though the firm is in loss,
the partners can get the remuneration of rupees 1,50,000 even though the firm is in loss. अब समझ में आई बात? तो पहले 3 लाख बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख पर 1.5 लाख या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, लोअर मैंने कहीं नहीं बोला है, मैंने ये बोला है विच एवर इज हायर, उस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे. अच्छा, रेस्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, मान लो बुक प्रॉफिट अभी भी बची हुई है, 5 लाख का बुक प्रॉफिट आया था, 3 लाख ऊपर चला गया, 2 लाख नीचे आ जाएगा. अगर 6 लाख का बुक प्रॉफिट आया तो 3 लाख ऊपर चला जाएगा, 3 लाख नीचे. अगर 3.5 लाख 3,50,000 का बुक प्रॉफिट था तो 3 लाख विल कम इन द फर्स्ट कॉलम एंड द 50% रेस्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट विल कम इन द सेकंड और बिलो कॉलम. तो यहां पर आ जाएगा 60% ऑफ बुक प्रॉफिट. दैट्स इट. सर एक कैलकुलेशन करके दिखाइए. से बुक प्रॉफिट इज ₹4,10,000. तो इस पर मैक्सिमम रिमनरेशन विच इज अलाउड इज फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट एंड द रेस्ट कितना बचा सर? 1,10,000. 3 लाख का 90% कितना होगा? 2,70,000 या 1.5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो तो अधिक ही आ गया. 1,10,000 का 60% कितना हो जाएगा? 66,000. 3,36,000. ये मैक्सिमम रिमनरेशन है जो कि अलाउड होगा. एक्चुअल में हो सकता है रिमनरेशन मैंने 4 लाख दे दिया हो, 4 लाख अलाउड नहीं होगा, 336 होगा. एक्चुअल में हो सकता है मैंने 3 लाख रिमनरेशन दिया हो तो 3 ही लाख अलाउड होगा. 336 इज द मैक्सिमम लिमिट. 3,36,000 इज द मैक्सिमम लिमिट. अगर इसके नीचे हम लोगों ने एक्चुअल में रिमनरेशन पार्टनर्स को दिया है तो वो मिनिमम वाला अमाउंट अलाउड हो जाएगा. सोचना क्या है. अच्छा सर, अब जरा ये बता दीजिए सर, इतना कुछ आपने बता दिया, अब मेहरबानी करके इतना बता दीजिए बुक प्रॉफिट मींस व्हाट. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो बुक प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी. जो पीजीबीपी का चैप्टर है ना, अलाउड, डिसअलाउड, अलाउड, डिसअलाउड, एडमिसिबल, नॉन एडमिसिबल, नॉट कंसीडर्ड एज इनकम, नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपेंडिचर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सारी चीजों का एडजस्टमेंट कर लो बेटा, सारे एडजस्टमेंट कर लो जैसा हम लोगों ने पीजीबीपी में सीखा था. उस नेट प्रॉफिट में जितनी चीजें अलाउड, डिसअलाउड, कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड हो, प्लस माइनस करना जानते हैं, कर लो. प्रॉफिट कॉम्प्यूटेड एज पर पीजीबीपी यानी सेक्शन 28 to 43D. फिलहाल इंटरेस्ट इसमें जोड़ दो, 2 पार्टनर्स इफ इन एक्सेस ऑफ सर 12% से ऊपर. हाँ जी, 12% से ऊपर का पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया गया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा. तो डिसअलाउड वाला मैंने जोड़ दिया, जो अलाउड है वो तो छोड़ दिया. या तो एक काम करो, पूरा का पूरा ऐड कर लो और 12% माइनस कर लो. जितना अलाउड है उतना माइनस तो करोगे खर्चा. तो यहाँ तो पूरा डिसअलाउ करके 12% माइनस कर दो अलाउड, यहाँ तो केवल एक्सेस अमाउंट को डिसअलाउ कर दो. अच्छा, प्लस ये सारा का सारा टिटिम्मा, मतलब ये सारा का सारा झोल, मतलब ये सारा का सारा लोचा हम लोगों ने किसके लिए पाला है? ये सारा सिस्टम केवल रिमनरेशन टू पार्टनर्स. अगर रिमनरेशन निकालना है तो ऐसे प्रॉफिट पर निकालोगे ना जिसमें रिमनरेशन अभी लेस नहीं हुआ है. जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हो ना, तो उसी तरह प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन में से रिमनरेशन माइनस करोगे. प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन में से अलाउड रिमनरेशन माइनस करोगे. हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है. प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन में से ही अलाउड रिमनरेशन लेस होगा. तो इसका मतलब रिमनरेशन टू पार्टनर्स पहले तो डिसअलाउ कर दो,
सारा का सारा जितना आप लोगों ने पार्टनर्स को रिमनरेशन दिया होगा वो 100% डिसअलाउ कर दो। इंटरेस्ट के केस में 12%, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रिमनरेशन अलग है, इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट को रिमनरेशन से मिक्स मत करना, रेंट यहां आता नहीं। तो 100% रिमनरेशन को डिसअलाउ कर लो। अब जो आपको बचा प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन, इसको हम नाम दे सकते हैं बुक प्रॉफिट। दैट्स इट। यानी अगर आपके हाथ में बुक प्रॉफिट आ गया तो अब इस बुक प्रॉफिट के मद्देनजर हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम रिमनरेशन, उसको एक्चुअल रिमनरेशन से कंपैरिजन करेंगे, जो कम होगा वो अलाउड होगा। दैट्स इट, सोचना ही नहीं। इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्नड, profit and gains from business or profession as per the income tax act after charging interest to partners but before allowing remuneration to partner। बता दिया, बुक प्रॉफिट का मतलब बता दिया। बुक प्रॉफिट डजंट इंक्लूड अदर इनकम। ओ हो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर शुरू में ही जब स्टार्ट किया था तो बुक प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था पीजीबीपी की इनकम, ना कि हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। क्लियर? तो यहां पर लिख भी दिया है, बुक प्रॉफिट डजंट इंक्लूड अदर इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द बुक प्रॉफिट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट बी सब्सट्रैक्टेड। बेटा सेक्शन 80 बाद में आता है, आप बुक प्रॉफिट निकाल लो, सेक्शन 80 से इसका कोई लेना देना नहीं। सेक्शन 80 विल नॉट बी डिडक्टेड एट ऑल। सेक्शन 80 का कोई सब्सट्रैक्शन नहीं मिलता बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, भूल जाना। Maximum remuneration based on book profit on first 3 lakhs of book profit, higher of the two 90% of book profit or rupees 1,50,000 on the balance of the book profit 60% of the book profit. So deduction for remuneration to partners shall be allowed to the minimum of the following. कितना? remuneration as computed above or actual remuneration whichever is lower। हो गया। अब आते हैं, खत्म हो गया बेटा, खत्म। अब टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। हम लोगों ने टैक्सेशन ऑफ फर्म कर लिया है, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कल भी देखेंगे और अभी एक क्लास और, यानी 2 क्लासेस अभी और चलेंगी असेसमेंट ऑफ फर्म पर। फिलहाल ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। जब आप बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करते हैं ना तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, बिकॉज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन एक खास बात याद रखना कि जब हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद किसी भी कंडीशन में हमारा बुक प्रॉफिट उस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस से कम ना होने पाए। हम उतना ही अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं अपने बुक प्रॉफिट से जितना कि हमारा बुक प्रॉफिट अवेलेबल हो हमारे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के लिए। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कभी भी लेस करने के बाद हमारा बुक प्रॉफिट उस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस से कम ना होने पाए, ध्यान देना इस चीज को। Computation, unabsorbed depreciation shall be subtracted for the computation of book profit. However, due to such deduction, the remaining profit shall not fall below brought forward losses. The most important, बेटा एग्जाम में अगर इस पर पॉइंट आ गया ना, अच्छे अच्छे बच्चे हिलने लगते हैं। अच्छा, can AO disallow, AO means assessing officer, can AO disallow remuneration to the partners on the ground that it is excessive? क्या एओ बोल सकता है आप अपने पार्टनर को ज्यादा रिमनरेशन दे सकते हो, मैं तो जा रहा हूं डिसअलाउ करने? अरे एओ के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमने सारी कंडीशन फुलफिल की है, पार्टनरशिप डीड, एक्चुअल रिमनरेशन सब बुक प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से है और सारी कंडीशन मैंने तय कर रखी हैं, तो भले एओ को ज्यादा लगे या एओ को कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका रिमनरेशन डिसअलाउ नहीं कर सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एओ कभी भी इस मैटर पर नहीं जा सकता कि उसको एक्सेसिव लग रहा है। इफ आई हैव फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन व्हिच हैव ऑलरेडी above mentioned conditions have been fulfilled, then AO is not capable to disallow the remuneration or part thereof. Okay, लिखा है the AO has to check whether SSC fulfilled all the required condition of the act or not, and if all the conditions are fulfilled, then he cannot disallow any part of the remuneration on the ground that it is excessive.
तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एओ डिसअलाउ नहीं कर सकता अगर सारी कंडीशन फुलफिल की गई हैं तो, और अगर कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में डिडक्ट किया जाएगा। हाँ, केवल इतना याद रखना कि बुक प्रॉफिट से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करते समय किसी भी कंडीशन में बुक प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के प्रॉफिट से कम ना होने पाए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से कम ना होने पाए, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से कम ना होने पाए। सर बात तो सही आ गई। सेक्शन 187, सेक्शन 187 और सेक्शन 78 दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 187 एंड सेक्शन 78। सेक्शन 187 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को बताता है। सेक्शन 187 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को बताता है। सेक्शन 184 मैंने बता दी थी, अगर ये तीन कंडीशन पूरी करता है तो फर्स्ट असेसमेंट ईयर में उसको फर्म एज सच कॉल मान लिया जाएगा, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होता है तो उसको रिवाइज्ड सर्टिफाइड कॉपी जमा करनी पड़ेगी। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 184 में, जो कि एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 187, सेक्शन 187 कहता है चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब इन तीन चीजों से ले लो, किसी पार्टनर का आना, किसी पार्टनर का जाना, और चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्शन 187 कहता है चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, किसी पार्टनर का आना, किसी पार्टनर का जाना, यानी डेथ या रिटायरमेंट दोनों। क्या बोलते हैं सर, डेथ और रिटायरमेंट? अभी मैं बोलता हूं, अभी इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें। किसी का आना, किसी का जाना, और चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। changes in constitution of firm, changes in constitution of the firm means one or more partner ceases to be partner, यानी क्या, और one or more partner are admitted आ गए, other than dissolution on death of partner, और changes in profit sharing ratio, और changes in profit sharing ratio. To assess the firm as such, the firm shall furnish a certified copy of the revised partnership deed along with the return of income of the relevant assessment year. Section 184 में ये पॉइंट सब्सिक्वेंट ईयर का हम लोग देख चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सेक्शन 187 मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि सेक्शन 78 क्या कहता है। सेक्शन 78 ध्यान से सुनना, वो नॉर्मल प्रोविजन नहीं, वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए है, सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए है। सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में जब हम सेक्शन 78 देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है वेयर अ चेंज अकर्ड इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फर्म is not, the firm is not entitled to carry forward and set off of so much of the loss which is the amount of the retired or deceased partner. Okay. सेक्शन 78 कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं किसी पार्टनर के डेथ या रिटायरमेंट से, तो अब फर्म जो वो प्रॉफिट पिछले सालों वाला कैरी फॉरवर्ड करके ला रही थी, तो जो अब पार्टनर डेथ या रिटायर हो चुका है, वो पहले पार्टनर था, उसका भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब ये रिटायर या डिसीज खत्म हो चुका है तो उसका हिस्सा आप पहले निकाल दो, उस लॉस को फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। प्रोपोर्शनेट लॉस को आप निकाल दो, उसको फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। नोट लिख लो, शायद मैंने छोड़ दिया है कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन पार्टनर जो डेथ या रिटायर्ड हुआ है, उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड अब नहीं कर सकती, उसका केवल हिस्सा, बाकी हिस्सा कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। Will the firm be allowed to carry forward of losses if there is a change in profit sharing ratio? हाँ, मना कहाँ किया है? अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हैं, आप सर्टिफाइड कॉपी को साइन करके दाखिल कर दो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बात खत्म हो जाएगी। आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो ना, भले ही चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो, पार्टनर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 78 उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। फॉर द पर्पज ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस मेयरली
changes in profit sharing ratio will not be considered as changes in constitution under section 78, and yes, firm can carry forward set off of the losses. एक बात बताओ, अगर हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, चाहे वो इंटरेस्ट या रिमनरेशन से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट के केस में पार्टनर वर्किंग नॉन वर्किंग हो सकता है, पार्टनरशिप डीड से अथराइज होनी चाहिए, आफ्टर द डेट ऑफ डीड होनी चाहिए, 12% मैक्सिमम अलाउड है। रिमनरेशन के केस में पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, अथराइज्ड होना चाहिए, आफ्टर द डेट ऑफ डीड होना चाहिए। वर्किंग पार्टनर्स को ही मिल सकता है, बुक प्रॉफिट के बेसिस पर अलाउड डिसअलाउड होता है। पहले बुक प्रॉफिट 3 लाख का 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, रेस्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट का 60%। जितना अलाउड होगा मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, एक्चुअल से कंपेरिजन करोगे, जो कम होगा उसको आप अलाउड कर दोगे। जो हम लोगों ने इसमें कुछ खास बातें देखी कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में आप डिडक्ट करते हो, लेकिन कभी भी डिडक्ट करते समय ये प्रॉफिट आपका कम ना हो जाए उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से जो लाया जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? इतनी चीजें अगर आपने दिमाग में रखी हैं तो टुडे सेशन इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैं फिर से बोलता हूं, एलएलपी की स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये एलएलपी के लिए था? हाँ। क्या ये एलएलपी के लिए था? हाँ। एलएलपी नॉन एलएलपी दोनों के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम एलएलपी से रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा अभी बचा हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।